Today we will like to discuss something more about the President of India, who is the chief or the supremo of executive. And yesterday I have already cleared about the organ of the government. There are three organs of the government that are legislative, executive, and judiciary. And now we will like to discuss something more about president, the election of particular. You all know about the article of 52, 53, 1, 2 and 3 to 55. Under these articles, the process of election of honorable president of India, it is already clear. यानी 1900 यानी आर्टिकल 52 जो है वह बताता है कि भारत का राष्ट्रपति जो प्रथम नागरिक के रूप में होगा। 53 में उसके चुनाव से संबंधित उसकी धारा 1, 2 उपवन से लेकर के 55 तक के अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनाव अधिकार, कार्यक्षेत्र आदि का विशद वर्णन हुआ है। तो जो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है वह है एग्जीक्यूटिव, जो है एग्जीक्यूटिव का प्रमुख होता है, संवैधानिकली कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ होता है, द सुप्रीमो ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज ऑलरेडी क्लियर। इसमें क्या है कि ये संवैधानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रपति जो होते हैं वह है सुप्रीमो होते हैं, प्रमुख होते हैं। और यही कारण है कि हर कार्य देश में जितने भी प्रकार का कार्य होता है वह प्रधानमंत्री के द्वारा कराया जाए, मंत्रिपरिषद के द्वारा कराया जाए, सब राष्ट्रपति के नाम पर ही कार्य संपादित होता है। कराने वाले प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होते हैं, अन्य अधिकारी होते हैं। किंतु रियल में याद रखेंगे कि रियल में प्रधानमंत्री के पास में अपार पावर होता है और बाध्यता राष्ट्रपति की होती है। यद्यपि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सैल्यूट करेंगे क्योंकि वो देश के प्रथम नागरिक हैं, किंतु राष्ट्रपति ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के इच्छा के विपरीत हो। यानी हर हाल में मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के इच्छानुसार राष्ट्रपति महोदय को भी चलना पड़ता है, ये इनकी मजबूरी है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अरे भैया, संवैधानिक संकट की स्थिति ये तो महज एक दिखावा है। सच्चाई यह है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के अनुसार से चलना पड़ता है। सच्चाई यही है। ये बात अलग है, ताम झाम है, रुतमा है, संवैधानिक चीफ है, सब कुछ उन्हीं के नाम से होता है। किंतु जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, ये राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय के साथ होता है। ये केवल संवैधानिक प्रमुख होते हैं, वास्तविक प्रमुख जो होते हैं वह है प्रधानमंत्री ही होते हैं, क्योंकि वो मेजॉरिटी में होते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव में उनकी महती भूमिका होती है। यही कारण है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री महोदय को मान देते ही है, सम्मान देते ही है। तो पहला प्रश्न उठता है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है। एकदम संक्षिप्त में बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति का इलेक्शन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है और जिसमें राज्यसभा के और लोकसभा के दोनों के निर्वाचित सांसद भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन हम डायरेक्टली यानी देश के आम नागरिक नहीं भाग लेते हैं उसमें। यानी देश के आम नागरिक जो अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, वे सारे प्रतिनिधि मिलकर के राष्ट्रपति महोदय का चुनाव करते हैं। क्लियर? यानी कि all members of both houses, here both houses means upper house and lower house, they all together elect to our president. But
It is also necessary to say all members of all states legislative assembly also participated in the election of honorable president. It means all members of both houses, upper house and lower house, and all members of all states legislative assembly elect to our honorable president. क्लियर? यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वह जितने भी सांसद होते हैं, याद रखेंगे, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं, जितने, और नॉमिनेटेड क्यों नहीं होते हैं तो उनको भी मैं क्लियर करूंगा कि जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के, यानी सांसद एमपी, वो प्लस प्रत्येक राज्य विधान मंडल के सभी निर्वाचित सदस्य मिलकर क्या करते हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। आपको पता है ना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों की कुल संख्या जो राष्ट्रपति महोदय को वोटिंग करते हैं, मतदान में भाग लेते हैं, वो 776 की होती है। और पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों के सभी विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना है? 4120। तो 4120 और 776 ये टोटल मिल करके राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन करते हैं, चुनाव करते हैं। नाउ इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट to know about the value of all members of the parliament and the all members of all states legislative assembly, यानी कि इसका वोट वैल्यू क्या है और इसका वोट वैल्यू क्या है, इसको भी जानना जरूरी हो जाता है। यानी कि इनके वोट वैल्यू और इनके वोट वैल्यू के जोड़ को 2 से भाग देकर प्लस 1 करने के बाद जितना वैल्यू वोट होता है उतना कम से कम कॉरम पूरा करने के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए, उनके विजयी होने के लिए उतना कम से कम आवश्यक है। तो अब है कि एमएलए का वोट वैल्यू क्या होता है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंसर्न स्टेट। मान लीजिए कि आपको बिहार का निकालना है, तो बिहार का कितना है? एक छोटा सा उदाहरण लीजिए कि बिहार में 243 है ना विधायकों की संख्या, एमएलए की संख्या, और बिहार की आबादी मान लीजिए कि 12 करोड़ है, तो 12 करोड़ बटा क्या करना है तो 243 से डिवाइड कर देना है, वो एक एमएलए का वोट वैल्यू निकल जाएगा। तो वोट वैल्यू का ऐड होता है, उसको याद रखेंगे, वोट वैल्यू का ऐड होता है। और उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य के सभी विधायकों का वोट वैल्यू को टोटल किया जाता है। सभी राज्य से जितने भी सांसद होते हैं, वो अपर हाउस के हों या लोअर हाउस के, उनका भी वोट वैल्यू को जोड़ा जाता है, तब जाकर के उसका वैल्यू निकाल करके उसका डिवाइड 2 किया जाता है, भागा जोड़ 1 किया जाता है, तो उसका इलेक्शन। फिर क्या है, इसके बाद उसमें जो है यानी कि टोटल पॉपुलेशन है, इसमें अब भागा क्या करना है तो 1000 कर देना है, तो ये निकल जाता है एमएलए का वोट वैल्यू। उसी प्रकार से यूपी का निकालना है, मान लीजिए 403 विधायक वहां पर है, तो 403 बटा वहां की आबादी मान लीजिए 16 करोड़ है, तो बटा 16 करोड़ और डिवाइड बाय 1000। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूला के आधार पर एक एमएलए का वोट वैल्यू यूपी के एमएलए का निकल जाता है। याद रखेंगे, प्रत्येक राज्य के विधायक का वोट वैल्यू कोई जरूरी नहीं कि एक समान होगा, अलग अलग होता है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, यानी यह निर्भर करता है उस राज्य की आबादी क्या है और उस राज्य में विधायकों की संख्या कितनी है, तो इस प्रकार से उसका वोट वैल्यू ज्ञात किया जाता है। उसी प्रकार से एक एमपी का वोट वैल्यू ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है एडेड द टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज डिवाइड बाय ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस, यानी लोकसभा एंड राज्यसभा।
इसको यदि कैलकुलेट करते हैं, एक एमपी का वोट वैल्यू ज्ञात हो जाता है। तो एक एमपी का यदि वोट वैल्यू ज्ञात हो गया तो हमको 776 एमपी मान लीजिए अपर हाउस दोनों और लोअर हाउस दोनों मिलाकर के है, तो इसी चीज क्या करते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एमपी का मान लीजिए कि 800 वोट वैल्यू मान लीजिए है और 776 यदि एमपी है तो निकाल देंगे, जितना होगा कैलकुलेशन करके उतना है सभी एमपी का वोट वैल्यू होगा। अब उसका डिवाइड बाय 2 करेंगे, +1 कर देंगे, जितना होगा उतना कम से कम होना राष्ट्रपति के चुनाव में आवश्यक है। तो इस तरह से राष्ट्रपति के इलेक्शन में इस प्रकार से इन पद्धति से, इन प्रक्रियाओं से चुनाव होता है, यानी कि ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, एंड ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑल द मेंबर्स इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट ऑनरेबल प्रेसिडेंट। इस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं क्या है, अर्हताएं क्या है, आप तो जानते हैं भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की अवस्था होनी चाहिए, किसी लोकसभा के सदस्य बनने की क्षमता रखता हो, तो इस प्रकार से रखेगा। और उसका चुनाव जो होता है तो उसके लिए कम से कम 50 सांसद विधायक मिल करके यदि नॉमिनेशन के हस्ताक्षर के साथ चुनाव आयोग को दिया जाता है, उसके बाद उसका नॉमिनेशन फाइल होता है। इस प्रकार से चुनाव होता है। फिर इसमें एक बात याद रखेंगे कि इसमें प्रेफरेंस के आधार पर वोटों की गणना होती है। वैसे समझते पहले ही गणना में ये चुनाव एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्राप्त कर लेता है, लेकिन यदि नहीं होगा तो दूसरी पसंदगी के आधार पर भी चुनाव होता है। तो इसके बारे में हम लोग अलग दिन चर्चा करेंगे, लेकिन आज की कक्षा में इतना ही याद रखेंगे आप। एक एमएलए का जो आइडेंटिफिकेशन होता है उसको पिंक कलर के रूप में जाना जाता है और एमपी का जो होता है वो ग्रीन कलर के रूप में जाता है। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।